हेलो साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का विषय है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है, साथ ही साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। कुछ अधिकार हमारे इसमें केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, आर्टिकल 19, बाकी विदेशियों को भी प्राप्त हैं, व्यक्ति को प्राप्त हैं। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता फ्रीडम से उठने वाले हमारे वनडे एग्जाम में आने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक अनुरोध आपसे है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। जो नए दर्शक हैं, नए छात्र हैं जो अभी चैनल देख रहे हैं, वो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपना स्नेह प्रेम हम तक पहुंचाएं। बाकी और मित्रों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपना कमेंट द्वारा हमें अपना सुझाव पहुंचाते रहिए। स्टार्ट करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए, स्वतंत्रता हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है भूमिका निभाती है। हर व्यक्ति चाहता है स्वतंत्र रहे, फ्री रहे, फ्रीडम प्राप्त हो। लेकिन देखिए, आत्यंतिक स्वतंत्रता किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं और वो हैं आपके आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। और ये जो हमारे अधिकार हैं ये सब के सब कहाँ पर हैं? हमारे संविधान के भाग 3 के फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में ये अधिकार हमको दिए गए हैं। तो स्वतंत्रता देखिए बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता की वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, के विकास के लिए अति आवश्यक है। विकास के लिए अति आवश्यक अधिकार अगर कोई है तो वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बिना हम जो है अपने जीवन का जो आनंद है, जो विकास है, अपनी मर्जी के द्वारा अपने कार्यों करने का जो अपनी अधिकारता है, शिक्षा प्राप्त करने का, अपनी मर्जी से सब कुछ करने का जो अधिकार है वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। लेकिन स्वतंत्रता जो है किसी और की कीमत पर प्राप्त नहीं होती है। तो संविधान में ध्यान रखा गया है कि मेरी स्वतंत्रता किसी और की स्वतंत्रता को बाधित ना करे। तो ये आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ध्यान रखें, स्वतंत्रता जो हमारे प्राप्त हुई है वो सबको बराबर प्राप्त हुई है। तो हमेशा ध्यान रखें, अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए बाकी दूसरों का भी ध्यान हमें रखना होता है। अन्यथा संविधान में ही इस बात के प्रावधान है कि आपको अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने से रोका जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, समान स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो आप बताएंगे ये है अनुच्छेद हमारा 19 से लेकर और 22 तक। तो अनुच्छेद 19 से 22 भारतीय संविधान में भाग 3 में स्वतंत्रता का कंसेप्ट दिया हुआ है 19 से 22 तक। तो 19, 20, 21 और 21A और 22, इस तरह से 5 अनुच्छेद हो जाते हैं। अदरवाइज हमें से 4 अनुच्छेद भी काउंट कर सकते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा सबसे पहला जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है वो बात करता है, अच्छा ये अनुच्छेद 19 दिया है इसमें हमारा 19, और इसमें आर्टिकल है 20, यहाँ आर्टिकल है हमारा 21, आर्टिकल इसमें है 21A। 19 तो कहता है हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है हमारे अनुच्छेद 19 में। 20 जो है वो दोष सिद्ध अपराधियों के अधिकार हैं, या हम कह सकते हैं संरक्षण दिया है कुछ बातों से, उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। और 21 आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार, हमारा जीवन का अधिकार, जिसे कहते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। क्या बोलेंगे? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कहते हैं। 21A कहलाता है, देखिए शिक्षा का अधिकार 21A में बात की गई है। शिक्षा का अधिकार
अब देखिए डायरेक्ट आपसे आर्टिकल ही पूछ लेगा कि बताओ अनुच्छेद 19 में क्या है। तो स्वतंत्रताएं हैं, कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की फ्रीडम्स हमें दी गई हैं। 19 में 20 कहता है दो सिद्ध अपराधियों के अधिकार, यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कुछ अपराध किया है, जिन पर कार्रवाई चल रही है, न्यायालय में पुलिस एफआईआर हुई है, उनके लिए अधिकार दिए गए हैं कि उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन का अधिकार, है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, तो इसे जीवन का अधिकार कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को भारत में जो है उसे जीवित रहने का अधिकार है और अपनी दैहिक फिजिकल जो लिबर्टी है उसे बनाए रखने का अधिकार है। उसे बिना किसी कारण के, यानी विधि को उल्लंघन किए बिना किसी प्रकार से जेल में या उसे बंदी नहीं किया जाएगा, उस व्यक्ति के प्राण नहीं लिए जाएंगे। ये व्यवस्था करता है 21 जीवन का अधिकार है। 21 ए में व्यवस्था की गई है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा और ये शिक्षा कैसी होगी? निःशुल्क शिक्षा होगी। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, बताओ संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है? तो वो है 21 ए। इसे हम बोलेंगे 21 ए में ये अधिकार दिया गया है। एक अनुच्छेद हमारा है इसमें और वो है आर्टिकल 22 और ये कहता है मनमानी गिरफ्तारी। ध्यान रखें, मनमानी गिरफ्तारी, मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण। तो ऐसी परिस्थितियां कई बार पैदा हो जाती हैं जिसमें व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके आर्टिकल 22 के अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। तो उस अवस्था में वह व्यक्ति अनुच्छेद 22 का अनुसरण करते हुए न्यायपालिका से अपने अधिकार की मांग कर सकता है। ये हमारे आर्टिकल हैं जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, इन अनुच्छेदों में वर्णित है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए गिरफ्तारी से, मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण कौन से अनुच्छेद में है? तो 22 में है। 22 में क्या दिया गया है? तो मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 22 में। 21 में क्या है? जीवन का अधिकार है ना। 20 में क्या है? तो दो सिद्ध अपराधियों के संरक्षण की बात की गई है। 21 ए में शिक्षा का अधिकार है। तो ये कहलाते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। आपको इस तरह से इन्हें याद कर लें, ठीक है, मन में बैठा लें आर्टिकल्स को। अगला देखिए, अगला ये है, हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 19 से, जो कहता है व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो अधिकार है हमारा 19, इस 19 में क्या दिया गया है? देखिए ये कहता है भारतीय नागरिकों के लिए, तो भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की, कितने? 6 टाइप्स, 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो क्वेश्चन सीधा यहीं से एक तो ये आएगा कि बताइए कौन से अनुच्छेद में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, या अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की फ्रीडम भारतीय नागरिकों को दी गई हैं? कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? तो ये जो अनुच्छेद हमारा 19, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशी को प्राप्त नहीं है। ध्यान रखें, ये अनुच्छेद विदेशी को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन आएगा कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक के लिए? तो 19 केवल भारतीय नागरिक के लिए है, ठीक है। और देखिए 19 जो अनुच्छेद है हमारा बहुत ही सरल अनुच्छेद है और ये अत्यंतिक नहीं है। ध्यान रखें, अनुच्छेद कैसा है? अत्यंतिक कहते हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। अर्थात तो ये ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो आपको बिना किसी बाधा के प्राप्त हो, एब्सोल्यूट नहीं है। फिर क्या है? अर्थात तो ये प्रतिबंधों के अधीन है। ध्यान रखें, क्या है? प्रतिबंधों के अधीन, प्रतिबंधों के अधीन प्राप्त है। अर्थात इस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो क्या है? देखिए आर्टिकल
19(1) में स्वतंत्रता है। 19(1) वर्णन करता है फ्रीडम का, तो वहीं आर्टिकल 19(2) अनुच्छेद 19(2) प्रतिबंध क्या करता है, इसमें प्रतिबंधों का उल्लेख है। ठीक है, तो 19(1) आपको कहता है कि आपके पास ये 6 प्रकार के फ्रीडम्स हैं, वहीं आर्टिकल 19(2) इन फ्रीडम पर लगने वाले प्रतिबंधों को बताता है। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी हमारा अधिकार असीमित नहीं है, ये सीमा के अधीन है। फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, हम बता रहे थे कि बहुत सरल और एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 19 आर्टिकल 19 को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन और आता है हमारा, बताओ कौन सा अनुच्छेद आसानी से प्रतिबंधित हो जाता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये 2 तरीके से होता है। एक तो यह है कि आप अपने 6 प्रकार के इन मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, फ्रीडम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसके लिए संविधान में ही व्यवस्था की गई है कि अगर आप इस तरह से अपने मूल अधिकार का जो फ्रीडम दी गई है उसका उल्लंघन करेंगे, अतिक्रमण करेंगे, तो आप पर लगने वाले प्रतिबंध यह है, वो बताए गए हैं। दूसरा यह है कि आपातकाल जब लगता है तो अनुच्छेद 19 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान रखें, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के साथ ही निलंबित हो जाता है, निलंबित हो जाता है। तो अनुच्छेद 19 एक ऐसा अनुच्छेद है जो जैसे ही राष्ट्रपति आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं, उसके साथ ही लोगों को मिलना बंद हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है, या कैसे छीन लिया जाता है। ये है विशेषता अनुच्छेद 19 की। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के साथ ही निलंबित हो जाता है, वो है अनुच्छेद 19। और आपने देखा होगा कि समय समय पर जब भी कोई राज्य की सुरक्षा के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न होती है तो धारा 144 लागू कर दी जाती है। अनुच्छेद 19 का पर एक प्रभाव आपका सेक्शन 144 का भी पड़ता है, आईपीसी की धारा है, ये आईपीसी का सेक्शन है, आईपीसी का एक्ट है 144। और अपने लॉकडाउन में खूब इसके बारे में सुना होगा, खूब लगाया गया था। ये आपके 19 को सस्पेंड कर देती है और कहती है कि किसी भी स्थान पर 5 या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होना गैर कानूनी होगा। अगर एक जगह इकट्ठे पाए गए तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, है ना। तो राज्य सुरक्षा के आधार पर ये लगाया जाता है। तो ये कहानी किसकी, हमारे अनुच्छेद 19 की है। तो फिर से ध्यान रखें, अनुच्छेद 19 में देखिए आपका कितनी स्वतंत्रता है हमारे पास, 6 प्रकार की फ्रीडम इसमें हमें दी गई है। अब एक क्वेश्चन और आता है, इसमें कितने प्रकार की फ्रीडम थी, तो देखिए इसमें हमारे पास ये 6 प्रकार की फ्रीडम है। देखें ये 6 प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं। एक एक करके इसके माइंड में बैठा लें, देख लें, समझ लें क्या क्या इसमें है। तो देखिए पहली स्वतंत्रता जो हमें दी गई है वो क्या है, आपका वाक, बोलने की, क्या है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। तो पहला मतलब यह है कि व्यक्ति होगा, सिंगल व्यक्ति है, वो क्या करेगा, अपने आप को बोलकर, अनुवाद से बातचीत करके अपनी बात को रख सकता है, वो अनुच्छेद 19(1)(a) है। तो हमने बताया था 19(a) में 1 में अधिकार हैं, 6 फ्रीडम हैं, और वो कौन है, ABCDEFG इस तरह से इसमें लिखी गई हैं। F मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो पहला क्या है, बोलने का अधिकार है, जैसे बोलते हैं हम बोलने का अधिकार, मेरे बोलने का अधिकार है, या स्पीच, राइट टू स्पीच है, राइट टू स्पीच है। दूसरा देखिए जब आप बोल लेंगे तो बोलने के बाद क्या होगा, आप क्या करेंगे, मीटिंग करने का अधिकार है। आप किसी से मिलने की इच्छा होगी, किसी से मिलने की इच्छा है या अपने हितों को समृद्ध करने की इच्छा है, तो क्या करोगे,
एक बड़े स्तर पे कोई मीटिंग आयोजित कर सकते हो, रैली सम्मेलन कर सकते हो, तो वो है 19(1)(b) में सम्मेलन करने का अधिकार है ना। तो ये सम्मेलन शांतिपूर्वक और हथियारों से रहित होना चाहिए, ये 19(1)(b) कहता है। 19(1)(c) में जब आप मिल लेते हैं और मीटिंग हो जाती है, बात तय होती, तो कहते हैं चलो ऐसा करते हैं भाई, अपने हितों को बढ़ाने के लिए अब कोई हम संगठन बना लेते हैं। तो पहले हम बोलेंगे, फिर क्या करेंगे, मिलेंगे, और तीसरा क्रम क्या करेंगे, तीसरा क्रम हम करेंगे ये कि हम मिलकर एक संगठन बनाए, कोई संस्था बनाए, कोई दल बनाए, कोई यूनियन बनाए, जिससे हमारे हितों की और अधिक अभिवृद्धि हो सके। तो पहले बोलना है, फिर मिलना है, और तीसरा क्या है, हमें संगठन बनाना है। ये अधिकार देता है 19(1)(c). तो सी से क्या है, संगम, सी से क्या है, संगम, और बी से यहाँ सम्मेलन है। अच्छा देखिए 19(1)(d), जब संगठन बन जाता है तो संगठन के लिए आपको क्या करना होगा, घूमना होगा। क्या करना होगा, संगठन के लिए आपको घूमना होगा, घूम घूम के उसका प्रचार करेंगे। तो तीसरा चौथा जो अधिकार दिया है, हमारी फ्रीडम दी है, वो आपको घूमने का अधिकार दिया है, विचरण की स्वतंत्रता दी है। तो ध्यान रखें, बोलना है, फिर मिलना है, फिर क्या है, संगठन बनाना है, और जब संगठन बन जाए तो आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। एक तरह से याद करने के लिए ये है। वैसे प्रत्येक नागरिक को भारत राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण और घूमने का अधिकार हमारे 19(1)(d) देता है। इसमें कुछ प्रतिबंध भी आपके आरोपित होते हैं, वो बताएंगे थोड़ी देर में भी। और देखिए, जब आप घूम लेते हैं तो आप सेटल होना चाहते हैं। आपने पूरा भारत घूम लिया है तो क्या चाहते हैं, अब सेटल होना चाहते हैं, बोले अब कहीं रुक जाते हैं, कहीं निवास कर लेते हैं, कहीं मकान बना के रह लेते हैं, रेसिडेंट हमारा होना चाहिए। तो उसके लिए 19(1)(e) ये अधिकार आपको देता है कि आप क्या कर सकते हो, निवास की स्वतंत्रता, निवास का अधिकार देता है, और बसने की स्वतंत्रता देता है, 19(1)(e) है। अब आप बस गए हैं, सेटल भी हो गए हैं, तो फिर आपके पास इनकम का सोर्स होना चाहिए, अधिकार है ना। इनकम नहीं होगी, ना घूम पाएंगे, ना ही कहीं रह पाएंगे। तो अगला अधिकार 19(1)(g) में हमें दिया गया है, 19(1)(g) में हमें दिया गया है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो ये 6 अधिकार स्वतंत्रता के रूप में हमें प्राप्त हैं। एक बार ध्यान रखें, ए से स्टार्ट करेंगे, 19(1) से लेकर 19(1)(g) तक है। एफ इसमें कट कर दिया गया है। अभी क्या है, पहले बोलना है, फिर मिलना है, सम्मेलन करना है, सम्मेलन कर लिया तो संगठन बनाएंगे, और संगठन बन गया तो फिर क्या होगा, घूमने निकल पड़ेंगे, और घूमते घूमते थके तो रहना होगा, निवास करना होगा। तो निवास की फ्रीडम है, और निवास भी हो गया है, सारे काम हो गए। तो बिना व्यापार, बिना वाणिज्य के, बिना इनकम के कुछ नहीं है। तो प्रत्येक नागरिक को व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये एफ को छोड़कर ए से लेकर जी तक के हमारे 6 फ्रीडम भारतीय संविधान में दी गए हैं। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा एक आर्टिकल है 19(1)(f), ठीक है। 19(1)(f) जो था इसमें आर्टिकल, ये वर्णन करता था संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता का वर्णन हमारा किया गया है 19(1)(f) में। अब देखिए, इसके सहित हमारे पास 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अधिकार। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बताओ, मूल संविधान में 7 प्रकार की, कितनी, 7 प्रकार की स्वतंत्रता, फ्रीडम्स थी। कितनी थी, ये 7 प्रकार की। तो ये 7 प्रकार की फ्रीडम थी, लेकिन अब कितनी है, अब 6 हैं। कितनी है, 6 फ्रीडम है हमारे, कितनी है, 6 हैं, अब 7 नहीं है। तो 7वीं जो थी हमारी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, इस अधिकार को देखिए, इसे 44वें संशोधन 1978 द्वारा
निरसित कर दिया गया, इसे हम बोलते हैं सिंपल भाषा में समाप्त कर दिया गया। तो जनता पार्टी सरकार ने, मोरारजी देसाई की सरकार ने इस पूरे एक मूल अधिकार को, फ्रीडम को हटा दिया। अनुच्छेद 31 के साथ साथ इसने अनुच्छेद 1F को भी भारतीय संविधान से निरसित कर दिया, रिपील कर दिया, हटा दिया है। अब ये 19(1) का पार्ट नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं इसे हटाने के साथ हमारे पास कितनी बची? 6 फ्रीडम बचती हैं, वो हमने ऊपर देखी। ये अब स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की फ्रीडम अब एक मूल अधिकार 19(1) में नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अब देखिए 19(1) पर, आर्टिकल 19(1) पर हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ निर्बंधन, इसे बोलते हैं निर्बंधन लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित ना किया जाए। हर व्यक्ति एक दायरे में रहकर अपनी फ्रीडम का यूज कर सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो उसके लिए अनुच्छेद 19(2) बनाया गया है और अनुच्छेद 19(2) में इस पर लगने वाले प्रतिबंधों को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन यह है कि बताइए कौन से अनुच्छेद में हमारी 6 प्रकार की फ्रीडम पर लगने वाली प्रतिबंधों का, निर्बंधों का उल्लेख है। तो वो है 19(2). अब देखिए क्वेश्चन पूछता है किन आधारों पर निर्बंधन लागू हो सकते हैं। तो देखिए वो है हमारे नंबर 1, पहला निर्बंधन है भारत की प्रभुता और अखंडता। तो भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर निर्बंधन लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई भाषण देता है, ऐसा कुछ बोलता है, ऐसा कोई क्रियाकलाप करता है, कोई ऐसा व्यापार वृत्ति कर लेता है, इस तरह से भारत में किसी नगर में भ्रमण कर रहा है जिससे भारत की एकता, प्रभुता, अखंडता को नुकसान पहुंचता है, तो उसके इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा 19(2) के आधार पर। क्लियर है। दूसरी बात, लोक व्यवस्था व सदाचार। तो नैतिकता, सदाचार के आधार पर, लोक सदाचार के आधार पर, लोक स्वास्थ्य के आधार पर, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे। तो ये भी स्वतंत्रता हमारी असीमित नहीं है। जहाँ तक हमें दूसरों को समस्या ना हो तब तक हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। ये एक आधार है। तीसरा आधार है हमारे पास विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध। तो जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहें, ये दायित्व देश की सरकार के साथ साथ नागरिकों का भी है। अगर कोई नागरिक इस तरह से कोई एक्टिविटी करता है, इस तरह से भाषण देता है, बोलता है, जिससे पड़ोसी देशों के साथ, मित्र राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, तो उस स्थिति में उसके इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित या सीमित किया जा सकता है। अगला देखिए न्यायालय। तो न्यायालय की गरिमा बनी रहे, न्यायालय का सम्मान बना रहे, उसके लिए ये है कि न्यायालय के बारे में अगर आप कुछ ऐसा अपने वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बाहर जाके कुछ ऐसा बोलते हैं, कुछ करते हैं जिससे न्यायालय का सम्मान कम होता है, गरिमा कम होती है, तो उसको आपको बोलने से रोक दिया जाएगा। तो अवमानना और मानहानि के संबंध में कुछ प्रावधान यहाँ किए गए हैं। तो ये है हमारे 19 पर लगने वाले प्रतिबंधों की सूची। अब देखिए एक एक करके और कौन कौन से अधिकार इसमें हमने शामिल किए हैं। तो अनुच्छेद 19 में, किसमें? अनुच्छेद 19 में निहित अधिकार कौन कौन से हैं? तो देखिए आर्टिकल 19(1)(a) जो हमें कहता है, ये कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। ये देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हमें फ्रीडम देता है 19(1)(a). ये नागरिक को प्राप्त है, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। इस अधिकार में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं? तो देखिए इस अधिकार में बोलने का अधिकार, बोलने व स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार, स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार की स्वतंत्रता इसमें शामिल है। इस अधिकार में और अधिक
हमारे सुप्रीम कोर्ट बाकी और निर्णय द्वारा इसमें शामिल किया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है जो इसमें हमसे पूछा जाता है, और वो है प्रेस। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में ही शामिल है। 19(1)A में शामिल है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की को मीडिया को भारतीय संविधान से या भारतीय कानून द्वारा कुछ खास ज़्यादा विशेष सुविधाएं, विशेष अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। जो अधिकार मेरे बोलने पर बोलने के हैं वही अधिकार प्रेस के भी हैं, ठीक है ना। तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता जिससे देश के समक्ष असुविधा खड़ी हो जाए, संकट खड़ा हो जाए, समाज में विद्वेष फैल जाए, झगड़े फैल जाएं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो वही सारे अधिकार आपके प्रेस के पास भी हैं। प्रेस को भी ध्यान रखना होगा कि बाकी दूसरों के लोगों के जो फ्रीडम है वो बाधित ना हो। इन सब का उपयोग करके प्रेस भी अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपभोग कर सकती है, ठीक है। तो देखिए, इसका अर्थ ये है कि प्रेस पर सेंसरशिप लागू हो सकती है, समझे। यानी जब मेरे बोलने के अधिकार को सीमित किया जा सकता है, तो प्रेस भी कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगी जो समाज के विरुद्ध होगा और झगड़े फैलाए। तो उस पर भी सेंसरशिप जानते हैं, कटौती करना। अगर कोई ऐसी खबर जिससे समाज में विद्वेष फैल सकता है तो उसे जाके वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसडीएम, एसएसपी जो भी ऑथेंटिक अधिकारी होगा, वो जाके उसको खबर को कट लगा सकता है, कटौती कर सकता है, उसमें कमी ला सकता है, उसको चेंज करवा सकता है। तो ये कहलाता है सेंसरशिप, है ना। आपने देखा होगा सेंसर बोर्ड एक हमारे देश में है, और सेंसर बोर्ड काम करता है किसके लिए? वो है फिल्मों के लिए। तो फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड होता है। वो सेंसर बोर्ड पहले फिल्म को देखता है और फिर अप्रूवल देता है कि ये फिल्म किस कैटेगरी में देखने जाने योग्य है, और उसे लगता है कि ये संवाद, ये सीन समाज के लिए अच्छा नहीं है या कोई समस्या क्रिएट कर सकता है, तो उस पर वो सेंसर लगा देता है, कट लगा देता है। इस तरह से ये काम होता है। तो ये अधिकार भी हमारा इसमें शामिल है। और देखिए, झंडा फहराने का अधिकार इसमें शामिल है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता। देखिए, आपने देश ने अभी 600 से 800 करोड़ रुपए के झंडे खरीदे हमारे 15 अगस्त पर। तो इंडिपेंडेंस डे पर बहुत पूरे देश में हमने झंडा उत्सव मनाया और घर घर झंडे लगाए गए थे। वो अधिकार भी अब जो है क्या है, एक आपका मौलिक अधिकार है। ये आपकी फ्रीडम है, 19(1)A में ही शामिल है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। इस तरह से कुछ और अधिकार भी इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे अनिवार्य रूप से सूचना देने का अधिकार हमारे 19(1)A में शामिल है, कि हमें बताया जाए कि हम जो भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं बाहर से, मार्केट से, उसमें क्या सूचना है वो पूरी सूचना दी जाए। जैसे आप देखते होंगे, जब भी कोई गुटखा खैनी खाने वाले लोग हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ हैं, उन पर पहले केवल चेतावनी लिखी होती थी। 2006 के बाद से अब ये नियम है जो 19(1)A में शामिल है, कि बताना होगा कि इस पर इससे होने वाले हमारे नुकसान क्या हैं, और उसका एक चित्र पूरा 60% पार्ट पे देना होगा, जो बाद में बढ़ाकर 80% कर दिया गया है। तो इस तरह से ये 19(1) हमारा अधिकार है। अब देखिए, इसमें हम देखें 19(1)A जो अधिकार है, बोलने की आज़ादी कहलाता है। एक तो इसमें हमारे इसके साधन क्या हैं? देखिए, साधन जो हैं हमारे, वो हैं हम बोलकर, क्या नहीं, मौखिक रूप से क्या है, तो हम अपनी बात को किसी तक मौखिक रूप से पहुंचा सकते हैं, लिखित रूप से पहुंचा सकते हैं। दो आपके साधन हैं। और ये हम क्या करते हैं, ये आप देखिए आजकल सोशल मीडिया द्वारा कर सकते हैं, ये आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा हो सकता है, ये काम आपका प्रिंट मीडिया द्वारा हो सकता है, ये काम देखिए टीवी और सिनेमा द्वारा आजकल खूब हो रहा है। व्यक्ति को कोई भी टॉपिक पसंद आता है और अपनी मर्जी से उस पर फिल्म बनाता है, नाटक बनाता है, गाने लिख देता है।
इस तरह से। और बाद में कुछ लोगों को समस्या होती है तो उस पर आवाज़ उठाते हैं और वहाँ उन्हें सेंसरशिप का सामना करना पड़ता है। फिर ये सब साधन हैं हमारे अपनी बातों को कहने के, अभिव्यक्त करने के। ये सब के सब 19(1)(a) के तहत क्या हैं, आपके आते हैं, जिन पर प्रतिबंध लागू होते हैं। प्रतिबंध वही थे कि ऐसा ना बोलें। तो अपवाद देखिए वही है जो मैंने पीछे लिखाए थे। अपवाद यही है कि लोक व्यवस्था सदाचार के आधार पर, विदेशी संबंधों के आधार पर, देश की एकता अखंडता के आधार पर और न्यायालय की अवमानना के आधार पर, साथ ही साथ समाज में विद्वेष न फैले, सद्भावना बनी रहे, मानहानि, किसी की मान को हानि न पहुँचे, उसके लिए इन पर प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। ये हमारा 19(1)(a) है। ध्यान रखें, सोशल मीडिया आजकल काफ़ी बहुत बड़ा हथियार हमारा स्वतंत्रता का हो गया है। इस पर आईटी एक्ट की धारा 66A(b) और C लागू होती है। अगर आप सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप से लेके किसी भी सोशल मीडिया साइट पर किसी भ्रामक जानकारी फैलाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं या झूठ फैलाते हैं या ऐसी कुछ घटना करते हैं जिससे हिंसा भड़क सकती है, उन सब के लिए आईटी एक्ट की धारा 66 लगती है और 3 साल की सज़ा के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार धारा 66A को यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। आपत्तिजनक कंटेंट की बात करता था, अभी पीछे टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की कि देखिए इसे समाप्त करने के बाद भी अभी भी धारा 66A लग रही है, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारा 19(1)(a) है। आप इस दायरे में रह के बोलिए, दूसरे की आज़ादी का ध्यान रखिए, दूसरे की भावनाओं को ना भड़काइए और उनका ख्याल रखेंगे, आप भी शांति में रहेंगे, देश भी शांत रहेगा। ठीक है। अगला जो हमने बताया था आपको आर्टिकल 19(1)(b), तो ये बताया था सम्मेलन, ठीक है ना। तो हमने बताया था सम्मेलन की स्वतंत्रता इसमें दी गई है और सम्मेलन की शर्त देखिए क्या है। सम्मेलन की शर्त है ये कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए और दूसरी शर्त है शस्त्र रहित, या हम थोड़ा सिंपल कर देते हैं हथियार रहित होना चाहिए। तो सम्मेलन की स्वतंत्रता में आपके पास क्या अधिकार है, इसमें आप कोई भी सम्मेलन असेंबलिंग कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी मीटिंग बुला सकते हैं, आप पंचायत बैठा सकते हैं, महापंचायत बैठा सकते हैं। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में आपकी बहुत सारी पंचायतें हैं, खा पंचायत कहते हैं, वो बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, अपने समाज के बारे में निर्णय लेते हैं। जब तक कि वो निर्णय या उनकी पंचायत है वो कानून के दायरे में है वो कर सकते हैं, है ना। कानून से बाहर जाएंगे यानी 19(2) से बाहर जाएंगे तो वहाँ प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पंचायत कर सकते हैं, है ना, रैली कर सकते हैं, तो आदि जो है इनके लिए यह है। इसमें क्या है, अब देखिए ये सब करने के साथ साथ आपको देखिए क्या कहा गया है, हड़ताल का अधिकार इसमें शामिल नहीं है, आप हड़ताल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये है हमारा 19(1)(b). अगला देखिए हमने बताया था 19(1)(c) और ये बताया था संगठन बनाना, है ना, संगम और संगठन बनाने का अधिकार था। इसमें भी वही अधिकार शामिल है, ऐसा कोई संगठन न बनाए जो देश के विरुद्ध काम कर रहा हो, एकता अखंड तोड़ने का काम कर रहा हो, आतंकवादी संगठन है, उग्रवादी संगठन है, तो उनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस अधिकार में देखिए क्या कर सकते हैं आप, इस अधिकार में आप कोई भी ट्रस्ट बना सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, जिसे बोलते हैं दल बनाना। इसके अनुसार आप कोई भी समिति बना सकते हैं, कोई भी यूनियन गठित कर सकते हैं, संस्था बना सकते हैं। तो ये अधिकार कहा गया है 19(1)(c) में है। आर्टिकल 19(1)(d) कहता है आपके भ्रमण, है ना, भ्रमण में और विचरण में अधिकार में भी वही आपके अपवाद आते हैं कि आपको अगर आपके घूमने से, भ्रमण करने से कहीं कोई समस्या क्रिएट होती है
तो घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और एक प्रतिबंध आरोपित होता है हमारा, वो है एससी ओ एसटी क्षेत्रों में निर्बाध भ्रमण नहीं होगा। निर्बाध भ्रमण पर प्रतिबंध है। इसके लिए क्या करना होगा, वहाँ जाने से पहले इनर लाइन परमिट लेना होता है। ठीक है, तो सक्षम अधिकारी से इनर लाइन परमिट लेंगे, तब आप किसी एसटी क्षेत्र में घूमने के लिए जा सकते हैं। ये प्रतिबंध लगा हुआ है। 19(1)(e) कहता है हमारा निवास। तो देखिए, निवास का अधिकार भारत में, पूरे भारत में कहीं भी है, आप कर सकते हैं। तो नियमों के अधीन पूरे भारत में आप निवास कर सकते हैं, जाके वहाँ रह सकते हैं। दूसरा अधिकार देखिए बसने का है ना। तो बसने की स्वतंत्रता जो है वो आपके अपवाद है हमारा क्या, एसटी क्षेत्र। तो एसटी क्षेत्रों में किसी को बसने का अधिकार नहीं है, स्थायी रूप से बसने का अधिकार यहाँ नहीं है। बाकी और अधिकार देखिए आर्टिकल 371 के अधीन कुछ अपवाद हैं इसमें, है ना। तो कुछ राज्यों में आर्टिकल 371 के अधीन वहाँ जाके बसने की प्रतिबंध लगाया गया है। 19(1)(e)(f) आएगा और ये कहता है व्यापार। तो प्रत्येक व्यक्ति को व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता दी गई है, जहाँ तक कि राज्य कहता है, और ये कहाँ होगा, कानून के अधीन होगा। आप चाहें कि मैं तो हथियार बेचने हैं तो वो नहीं, आप सरकार से लाइसेंस लीजिए, दुकान खोलिए, फिर बेचिए, है ना। इस तरह से होगा। तो ये व्यापार का अधिकार दिया गया है। यहाँ भी वही सारे हमारे नियम लागू होते हैं। तो इस तरह से हमारा अनुच्छेद 19 है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप इसे याद करें, देखें और यहाँ से उठने वाले क्वेश्चंस को अब आप सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ जय हिंद,